हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आजकल वीडियो लेट होने का कारण यह है कि कुछ दिनों से, पिछले 2-3 दिन से लगातार नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, जिसके कारण वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो वीडियो लेट आ सकता है। आप बार बार प्लेलिस्ट खोल कर देखते रहिए, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा ज़रूर। वीडियो लेट आएगा लेकिन आएगा ज़रूर। एक दिन में मैंने आपसे वादा किया था, मेरे पास टाइम होगा, टाइम है तो समय निकाल कर आपके लिए वीडियो बनाया जाएगा। जैसे ही वीडियो बनाया जाएगा, वीडियो अपलोड होगा, जैसे नेटवर्क अच्छा होगा तो वीडियो अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इतना लंबा वीडियो करना संभव भी नहीं है, समझे। तो इसलिए वीडियो 40 से 45 मिनट का रखते हैं, लेकिन उसमें भी नेटवर्क इशू हो जाता है। तो वीडियो अपलोड करने में, यानी वीडियो अपलोड होने के बाद उसमें या आपके पास 2 से 3 घंटे बाद पहुंचता है। हमारा समय वही है, लेकिन 2 से 3 घंटे बाद पहुंचता है। इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो आज हम आपके साथ कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशन पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमने आपको पढ़ने के लिए भी कहा था, लेकिन कुछ बच्चों के पास PDF फाइल नहीं पहुंची। वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं और PDF फाइल में बोल रहे हैं कि साफ नहीं चमक रहा है। तो मैंने सोचा कि एक बार सारे के सारे जो अधिवेशन होंगे, किस अधिवेशन से लेकर किस तरह के सवाल बन सकते हैं, उन सवाल और प्रमुख अधिवेशन लगभग 1 से लेकर 25 या 21 तक के अधिवेशन आपके साथ चर्चाएं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें लेकर पेपर में सवाल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन जो पेपर देने आप जाते हैं, क्वेश्चन कहाँ से निकलते हैं, क्वेश्चन किस तरह के निकलते हैं और क्वेश्चन कैसे होते हैं, मैं आज आपको समझाऊंगा। और आपको सारे अधिवेशन, यानी आज आप ऐसे कह सकते हैं, आज आपके साथ उदारवादी चरण 1885 से लेकर 1905 तक का पूरा उसका मूल्यांकन कर यानी सामाजिक आधार पढ़कर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। कल हम उग्रवादी चरण की शुरुआत कर देंगे। उसे पढ़ने का हमारा क्या अप्रोच होगा, क्या तरीका होगा, 1905 के बाद का इतिहास बाद में स्टार्ट होगा। तो आइए हम जानते हैं आज अपने साथ कुछ प्रमुख अधिवेशन। 2 अधिवेशन हमने पढ़ लिए थे, तीसरे अधिवेशन पर चर्चाएं करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। हेडिंग बनाइए काफी में, तीसरा अधिवेशन नंबर 3। 2 अधिवेशन पढ़ लिए थे। अगर नहीं देखा है वीडियो तो वीडियो नंबर 17 देखिए। तो पहला अधिवेशन आपको पता है कहाँ हुआ था। पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। 72 प्रतिनिधित्व मैंने भाग लिया था, ये हमने आपको बताया था। पहले अधिवेशन की जानकारी पता होनी चाहिए आपको ये पता होना चाहिए उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे। जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, उसकी जानकारी होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए ये कौन से स्थान पर हुआ था, उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। इस पहले अधिवेशन का तो ये भी पता होना चाहिए कि इस अधिवेशन के अंदर कितने सदस्य भाग लिए थे। दूसरे अधिवेशन के बारे में कुछ जानकारी जुटाने की आवश्यकता है। आज हम जाते लास्ट पर कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर भी बात करेंगे आपके साथ। कांग्रेस की उत्पत्ति से संबंधित या कांग्रेस की स्थापना से संबंधित जो पेपर में प्रश्न आए हैं, या जितना हमने आपको पिछले 3 से 4 वीडियो में पढ़ाया है, उससे संबंधित आपसे कुछ प्रश्न पुटअप करेंगे। उन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। चलिए तो बच्चों आज आप मेरे संग जानेंगे कि दूसरे अधिवेशन, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। पहला अधिवेशन आपका कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ। गोकुलदास संस्कृत तेजपाल कॉलेज, आपके याद हो गया होगा। क्यों? प्रैक्टिस इतनी बार किया है। इसके जो सचिव थे वो कौन थे? A.O. ह्यूम थे। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता कर रहे थे W.C. बनर्जी। ये हमने आपको बताया था प्रथम अधिवेशन के बारे में। द्वितीय अधिवेशन में हमने आपको समझाया था, द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता जो कर रहे थे वे कौन थे? दादा भाई नौरोजी। प्रत्येक अधिवेशन में अलग अलग मांगे रखी गई थी। ये मांगे मैंने आपको शायद पहले लिखवाई थी कि जो हमारी ये राजनीतिक, आर्थिक और कौन सी प्रशासनिक मांगे थी। ये आपको पता है कि 1885 से लेकर 1905 तक उदारवादी चरण के अंतर्गत, आपको उदारवादी चरण को आप नरम दल भी कह सकते हैं। नरम दल के अंतर्गत उदारवादी चरण को आप नरम दल भी कह सकते हैं। नरम दल के अंतर्गत या उदारवादी चरण के अंतर्गत कांग्रेस के द्वारा कौन सी मांगे रखी गई, उन पर चर्चाएं करेंगे आपके साथ। जो इसका टारगेट था औपनिवेशिक सत्ता में भागीदारी था, यानी जो उदारवादी चरण था उसका एक ही टारगेट था, औपनिवेशिक सत्ता में भागीदारी। ये टारगेट आपको पता होना चाहिए। पेपर वहां से पूछे जाएंगे जो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पेपर आपका लेवल आपको बढ़ाना होगा। अगर आप अपना लेवल विश्लेषणात्मक वाला कर लेंगे तो आपको कभी भी किसी भी पर्सन के ऑप्शन के नज़दीक पहुंचने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जो ऑप्शन होगा उसके नज़दीक पहुंचने में आसानी होगी, क्योंकि आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को इकट्ठा करके पढ़ रहे हैं। और ये क्या नौटंकी है कि आप प्री को अलग करके और मेंस को अलग करके पढ़िए। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि प्री और मेंस दोनों एक साथ ही कवर करने चाहिए। प्री और ये नौटंकीबाजी है, प्री को एक साथ अलग पढ़ना और मेंस को अलग पढ़ना। ये कहाँ की नौटंकीबाजी है? ये नौटंकी नहीं करनी है आपको, समझे। तो आप प्री और मेंस को एक साथ इकट्ठा कर पढ़ेंगे तो ही बेटर होगा, है ना। एक बार पढ़िए, बार बार नहीं पढ़िए। एक बार पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, उसके बाद रिवीजन कीजिए। यही हमारा उद्देश्य है आपको पढ़ाने का। चलिए
तो बच्चे बात करते हैं किसकी, दूसरा अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनका एक जो संगठन था, इन्होंने अपना संगठन को भी कांग्रेस के अंदर विलय कर दिया, उसके अंदर उसका सम्मिलित कर दिया, उसका विलय कर दिया, उससे मर्ज कर दिया, आपस में मिला दिया। तो कांग्रेस का कद था ना वो और धीरे धीरे बड़ा हो गया और इसमें लगभग 434 सदस्य हो गए। जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसमें लगभग 434 सदस्य आए पूरे भारत के अलग अलग कोनों से, अलग अलग क्षेत्र से। जब अधिवेशन हुआ तो उसके अंतर्गत अधिक सदस्य आए। तो बात करते हैं तीसरे अधिवेशन की। तीसरे अधिवेशन में बात करते हैं, आइए बात करते हैं तीसरे अधिवेशन की। अधिवेशन कौन सा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन किसका, कांग्रेस का अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, तीसरा। अधिवेशन क्या होता है, मीटिंग एक प्रकार की। अधिवेशन तीसरा अधिवेशन कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन। ये कब हुआ, 1887 में, 1887 में। चलिए उसके बाद बात करते हैं, ये इसका स्थान पता होना चाहिए आपको, स्थान पता होना चाहिए। स्थान पहला कहाँ हुआ था, तो पहला पता होना चाहिए, पहला हुआ था बॉम्बे में, तो दूसरा कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। आपको पता होना चाहिए ये बार बार स्थान क्यों चेंज कर रहे हैं, कारण बताऊंगा इसका। जब 4 अधिवेशन पढ़ा दूंगा तो आपको बताऊंगा कि जो पहला अधिवेशन था बॉम्बे में क्यों हुआ, फिर दूसरा कलकत्ता में क्यों हुआ, फिर तीसरा मद्रास में क्यों हुआ, फिर चौथा नंबर का जो अधिवेशन था इलाहाबाद में क्यों हुआ। सब अधिवेशन पर आपके साथ विश्लेषण करने वाले हैं। प्रश्न अब डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, प्रश्न इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे। पेपर के लेवल पर निर्भर करता है, आप किस तरह का पेपर देते हैं उस पर निर्भर करता है कि आपके पेपर की प्रकृति कैसी है। इसी तरह तो हमने आपको बताया, हम डायरेक्ट भी इनडायरेक्टली भी विश्लेषण करके भी आपको सभी प्रश्न आपके समक्ष रख देंगे, समझे। तो स्थान आपको पता होना चाहिए। इसका स्थान था मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास के अंदर इसका क्या हुआ, ये अधिवेशन हुआ, कौन सा, तीसरा अधिवेशन। चलिए आपको पता होना चाहिए इसके अंदर लगभग 607 सदस्य आए थे, 607। जैसे जैसे हमने आपको बताया ये अधिवेशन जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे इनके अंदर सदस्यों की संख्या बढ़ती जाएगी। ये जो तीसरे नंबर का अधिवेशन था, जो आप तीसरे नंबर का अधिवेशन देखते हैं, इसके अंदर 607 सदस्य आए थे। याद भी नहीं रखने हैं, याद क्या करना है, तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, मद्रास के अंतर्गत हुआ था। लेकिन ये याद रखना क्यों ज़्यादा जरूरी है, आपसे कभी ये प्रश्न नहीं पूछेगा तीसरा अधिवेशन कब हुआ था, कि 1887 में हुआ था। इतना तो आपको पता भी होना चाहिए, 85, 86, 87, इतना तो आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि कौन सा अधिवेशन कब हुआ। स्थान मद्रास, 607 सदस्य आए थे, ये भी प्रश्न नहीं है। तो फिर प्रश्न क्या है, प्रश्न यह है कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जो तीसरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे। इसका अब आप कहोगे सर यही क्यों पूछ सकता है, दूसरा क्यों नहीं पूछ सकता, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ट्रिक छिपी हुई है। इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसकी मुस्लिम, आपने देखा कि किस तरह जो मुस्लिम थे ना, किस तरह मुस्लिम लोग थे, उन्होंने कांग्रेस के अंदर बढ़ चढ़कर योगदान दिया। इसी के समय पहली बार इसमें वंदे मातरम भी गाया गया, इस अधिवेशन में वंदे मातरम भी गाया गया। अब आप हिंदू वंदे मातरम आप समझते हैं ये हिंदू की फेवर में चला जाता है। और जो इसकी अध्यक्षता, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वे बदरुनाथ तेबियत, जो तीसरा अधिवेशन था, तीसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वे बदरुद्दीन तेबियत थे। वे एक मोमडन और हिंदू, जो एक मोमडन और हिंदू की जो कॉम्बिनेशन या एकता का या यूनिटी का जो प्रतीक दिखाई देता है, एकीकृत और एकता का जो प्रतीक दिखाई देता है, वो आप कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में भी देख सकते हैं, समझे। यहाँ से निकलते हैं मेंस के प्रश्न और मेंस की लाइन, समझिए। तो ये आप ऐसे कह सकते हैं कि जो तीसरा अधिवेशन हुआ था कहीं ना कहीं उसके अंदर हिंदू और मोमडन की जो एकता का प्रतीक दिखाई देता है, समझे। इस तरह आप इसे विश्लेषण करते हैं। चलिए तो आपको याद रखना बदरुद्दीन तेबियत, इसका जो अध्यक्षता कर रहे थे वे कौन थे, अध्यक्षता। तो अध्यक्षता में लिखिए बदरुद्दीन तेबियत। उसके बाद तीसरे अधिवेशन की एक और खास बात है, कुछ पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट अध्यक्षता भी लिख ली, तीसरा पॉइंट जो तीसरे अधिवेशन का उसका तीसरा पॉइंट ये एक ऐसा अधिवेशन था, इस अधिवेशन के अंतर्गत जो हमारा ये जो अधिवेशन था ना, ये कांग्रेस को आम जनता के बीच लाने का प्रयास किया गया। यानी ऐसा कहा गया कि जो आम जनता ना इसके अंदर पार्टिसिपेट हो। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन से अधिवेशन के द्वारा जनता की सहभागिता बढ़ने लगी थी। पहला अधिवेशन, दूसरा और तीसरा, इनमें से कोई नहीं। तो आप लगाएंगे तीसरा अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन।
कौन से अधिवेशन में कह सकता है, कौन से अधिवेशन में, कलकत्ता के अधिवेशन में, मद्रास के अधिवेशन में या बम्बई के अधिवेशन में। आपको प्रश्न देकर कंफ्यूज कर देगा, तो आपको पता होना चाहिए मद्रास के अधिवेशन में, क्योंकि मद्रास का अधिवेशन ही तीसरा अधिवेशन था और तीसरे अधिवेशन के अंदर ही जनता की भागीदारी, यानी इस अधिवेशन को, इन अधिवेशनों को, ये कांग्रेस को आम जनता के बीच चलाने का प्रयास किया गया। कांग्रेस का जो उद्देश्य था उसे आम जनता के बीच चलाने का प्रयास किया गया। ये कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। नंबर तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं इसके अंतर्गत यानी इस अधिवेशन के अंतर्गत आम जनता की भागीदारिता बढ़ाई गई, ऐसे लिख सकते हैं एक लाइन में। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद एक नाम मिलता है विजय राघव चेरियार। विजय राघव, इसी अधिवेशन की बात कर रहे हैं, राघव चेरियार। इन्होंने क्या किया, तमिल में कुछ बुकलेट निकाली तमिल के अंदर, ताकि इन अधिवेशन की जो चर्चाएं ना, इन अधिवेशन जो कांग्रेस की जो स्थापना, इसका जो उद्देश्य है, इसके अंतर्गत तमिल जो लोग दक्षिण भारत में पहले रहा करते थे, बहुत ज़्यादा तमिल आज भी रहते हैं, तमिल श्रीलंका के अंदर भी तमिल रखते हैं आज भी वर्तमान समय में। तो उन्होंने क्या किया, विजय राघव चेरियर ने 25 से लेकर 30,000 कॉपियाँ निकाल ली और उन्होंने फ्री में वितरित कर दी। और कांग्रेस भून गई, जो कांग्रेस की जो पक्ष में थी, सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो भूनने का समझते हो, है ना, उसके फेवर में ना रही और उन्होंने क्रोध आया, जो ब्रिटिश सरकार थी उस क्रोध आया, समझे। आइए जानते हैं, तो क्रोध आया। अब एक बात बताओ, चलो पहला अधिवेशन भी हुआ, पहले अधिवेशन उन्होंने टच नहीं किया, क्योंकि जो उसका संस्थापक थे ना, जो उसके संस्थापक थे, संस्थापक थे, वो ए.ओ. ह्यूम थे, यानी एक अंग्रेज थे, उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। दूसरे अधिवेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, वो भी झेल ले गए, लेकिन तीसरे अधिवेशन में तो हद कर दी इन्होंने, जो कांग्रेस थे ना, इन्होंने हद कर दी, जनता की भागीदारिता अधिक बढ़ाई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, विजय राघव चेरियार ने तमिल के अंतर्गत 25 से 30,000 कॉपियाँ निकाल ली, 25 से 30,000 कॉपियाँ निकाल ली इन अधिवेशन में, 25 से 30,000 कॉपियाँ निकाल ली, उन्होंने वितरित कर दी। वितरित करने का मतलब बांट दिया। और जैसे उन्होंने बांट दिया ना, इन्होंने जो 25 से 30,000 कॉपियाँ बांट दी, जैसे इन्होंने 25 से 30,000 कॉपियाँ बांट दी, बांटने के बाद क्या हुआ, तो जो कांग्रेस थी वो क्रोधित होगी। चलिए और आगे चलते हैं। एक बात बताओ, चलो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, बदरुद्दीन तैयब जी कर रहे थे। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस अधिवेशन का, कांग्रेस की स्थापना का विरोध भी कर रहे थे। आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई संगठन बनता होगा ना, तो संगठन बनने के साथ साथ हमेशा उसका विरोध जरूर होगा, है ना। तो एक ऐसे जो मुस्लिम वर्ग थे, मुस्लिम थे, उन्होंने एक संगठन बनाया, कांग्रेसियों के विरुद्ध एक संगठन बनाया। तो उसके जो अध्यक्ष थे वे कौन थे, सर सैयद अहमद खां। और लेकिन सर सैयद अहमद खान ने राष्ट्रीय आंदोलन में भी योगदान दिया, बताऊंगा अभी। पहले ये बात जान लो कि जो कांग्रेस के अधिवेशन थे ना, इनका भी विरोध हुआ और इनके विरोध के लिए भी एक संगठन बनाया गया। वो बनाया था किसने, सर सैयद अहमद खान ने बनाया था। तो सर सैयद अहमद खान ने कभी भी कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं किया। सर सैयद जो अहमद खान थे, वे कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो आप लिख सकते हैं सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां द्वारा यूनाइटेड जेटाइट संगठन, यूनाइटेड ऐसे लिख सकते हैं आप, यूनाइटेड के बाद यूनाइटेड, उसके बाद जेटाइट संगठन, जेटाइट संगठन। सर सैयद अहमद खां थे, यूनाइटेड जेटाइट संगठन, इनके सर सैयद अहमद खां के द्वारा यूनाइटेड जेटाइट संगठन बनाया गया। काम क्या था इसका, काम ये था, इस संगठन का एक काम था, जो कांग्रेस के विरोध करते होंगे ना, उन्हें एक मंच पर लेकर आना, है ना, ताकि और अच्छे तरीके से विरोध किया जा सके कि कांग्रेस की स्थापना होनी नहीं चाहिए। लेकिन जो सर सैयद अहमद खान थे, उनका अप्रोच सही था। लेकिन सर सैयद अहमद खान के दिमाग में वो बात भरी थी जो लाला लाजपत राय के दिमाग में भरी थी, वही बातें इनके दिमाग में इंक्लूड थी, समझे, कि कांग्रेस की जो उत्पत्ति थी ना, उसमें परसेंट चिन्ह लगाए गए थे, किसके द्वारा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। यूनाइटेड जेटाइट संगठन बनाया गया था। इसका एक ही मकसद था, आप लिख सकते हैं, इस संगठन का एक ही मकसद था, कांग्रेसियों को एक मंच पर लेकर आना, कांग्रेस विरोधियों को एक मंच पर लेकर आना। कांग्रेस विरोधियों को ब्राइट में लिख देना आपके, इसके कांग्रेस इस संगठन का एक ही मकसद था, एक ही उद्देश्य था। यूनाइटेड जेटाइट संगठन किसके द्वारा बनाया गया था, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। इसका एक ही उद्देश्य था, कांग्रेस विरोधियों को एक ही मंच पर लेकर आना। चलिए
एक ही मंच पर लेकर आना। एक और नाम मिलता, सैयद हुसैन विलग्रामी, नाम लिखना इसका, सैयद हुसैन विलग्रामी, सैयद हुसैन विलग्रामी इसका नाम मिलता है, सैयद हुसैन विलग्रामी का नाम मिलता है। तो क्या होगा, इन्होंने भी क्या किया, जो होते हैं ना सर सैयद हुसैन विलग्रामी ने, इन्होंने भी कांग्रेस के खिलाफ फतवा जारी किया है ना, इस तरह भूख हड़ताल कर देते हैं, इन्होंने भी फतवा जारी किया और कांग्रेस की कड़ी आलोचना की, कांग्रेस की। तो सैयद हुसैन विलग्रामी के द्वारा भी कड़ी आलोचना की गई और सही सर सैयद अहमद खान के द्वारा भी, है ना। आप इसे ऐसे कह सकते हैं, इन्होंने मुस्लिमों को संगठित करने का प्रयास किया, उसी समय मुस्लिमों को संगठित करने का प्रयास किया। कहते इसमें मुसलमानों के लिए कुछ है ही नहीं। इनका जो सर सैयद अहमद खान थे, इनका एक ही मानना था कि मुसलमानों की संख्या कम हो, और मुसलमानों की संख्या कम होने के कारण इसके अंदर जो कांग्रेस की उत्पत्ति हुई ना, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो मुसलमानों जो मामला है ना उसके फेवर में हो आप। लेकिन यहाँ देखो तीसरे अधिवेशन में क्या हुआ था, है ना, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अध्यक्षता कौन कर रहे थे, बदरुद्दीन तैयबी जी कर रहे थे। इसलिए मैं कहता हूँ मैं ज़्यादा चर्चा ही करता हूँ, आपका पढ़ना अलग और हमें समझाना अलग, समझे। एक और हिंद, ऐसी बात नहीं है कि मोमडन इसकी कटु आलोचना कर रहे थे, एक व्यक्ति का नाम मिलता, उसका नाम भी देख जानना जरूरी है। हिंदू एक व्यक्ति, इसका नाम है शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितार ए हिंद, शिव प्रसाद सितार ए हिंद। इसके द्वारा भी कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास किया गया, लेकिन कांग्रेस कमजोर होने वाली नहीं थी, क्योंकि इसके अंतर्गत धीरे धीरे जन सहभागिता लगातार बढ़ती जा रही थी। जैसे ही किसी भी संगठन के अंदर जन सहभागिता लगातार बढ़ती चली जाती है, तो उस संगठन को कमजोर करना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है। ऐसा ही कुछ कांग्रेस के साथ भी हुआ, समझे, ऐसा ही कुछ कांग्रेस के साथ भी हुआ। जब इसके अंतर्गत इस संगठन के अंतर्गत ऑल इंडिया कांग्रेस, अब तो इसका नाम ऑल इंडिया कांग्रेस हो गया था, ऑल इंडिया कांग्रेस के अंतर्गत जब जन सहभागिता लगातार बढ़ती चली गई, तो इस संगठन को तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। हालांकि इसे तोड़ने के अनेक प्रयास किए गए, लेकिन जो कांग्रेस के जो नेता थे ना, कांग्रेस के नेता इतने खतरनाक थे। उनका जो अधिवेशन आपने देखा, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, बॉम्बे में हुआ, दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ, तीसरा कहाँ हुआ, मद्रास में हुआ, चौथा जो अधिवेशन होगा वो इलाहाबाद में होने वाला है। हाँ, कहाँ होने वाला है, ये चौथे नंबर का जो अधिवेशन होगा ये होगा आपका इलाहाबाद में। चौथे नंबर का जो अधिवेशन होगा वो होगा इलाहाबाद में। इलाहाबाद में क्यों रखा गया, कारण ये था, देखो भौगोलिक स्थिति भी कहीं ना कहीं यानी जिनके द्वारा कांग्रेस बनाया गया था, उनका एक ही मकसद था कि अलग अलग स्थानों पर ये अधिवेशन कर जो भारतीय थे ना, भारतीयों को एक जगह एकीकृत करना, एक सूत्र के अंदर बांधना। इसलिए ये जो संगठन थे ना, जो हमारे अधिवेशन थे, ये अधिवेशन अलग अलग जगह किए जाते थे। क्यों, इनका एक ही मकसद था, क्यों, ताकि जो कांग्रेस जो जितने भी छोटे छोटे संगठन थे ना, उन एकीकृत किया जा सके, एक ही मंच पर एकीकृत किया जा सके, और भारत के अंदर एकता का प्रतीक जो भारतीय है, तो अलग अलग भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जाकर जो भारतीयों को इकट्ठा किया जा सके, सबका एक ही मकसद था। सबका जितने भी संगठन आपको दिखाई देंगे, सबका एक ही मकसद था। ये जो लोग हुआ करते थे ना कांग्रेस का एक काम था, इसलिए ये संगठन जो अधिवेशन थे, इसलिए सारे अधिवेशन अलग अलग जगह हुए, इनकी भौगोलिक स्थिति अलग अलग रही, समझे। हाँ, तो बात कर ली किसकी, तीसरे अधिवेशन की। अब बात करते हैं चौथे अधिवेशन की, अधिवेशन नंबर 4। अधिवेशन नंबर 4 तो अधिवेशन नंबर 4 हेडिंग बनाएंगे आप, अधिवेशन नंबर 4। अधिवेशन कौन सा, चौथा अधिवेशन। स्थान लिखो, स्थान बहुत जरूरी, स्थान, इसका स्थान था इलाहाबाद बोलते हैं आजकल, इसका नाम है प्रयागराज, इलाहाबाद। चलिए, अधिवेशन कौन से नंबर का अधिवेशन, चौथे नंबर का अधिवेशन। अब आप कहोगे सर इसे क्यों पढ़ना जरूरी, आइए जानते से पढ़ना क्यों जरूरी। इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे ना, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जॉर्ज यूले कर रहे थे। ये ऐसे पहले यूरोपियन थे,
ऐसे पहले यूरोपियन थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता, अंग्रेज अलग बात लेकिन यूरोपियन अलग बात। आपसे पूछा जा सकता है जो ऐसे पहले यूरोपियन का नाम बताओ जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले को क्या बनाया गया? इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था ना, वो था लॉर्ड डफरिन। इस समय भारत का गवर्नर जनरल था। ये कब हुआ? 1888 के अंतर्गत, 1888 के अंतर्गत हुआ ये अधिवेशन। आपको पता होगा जितने भी अधिवेशन हुआ करते थे कांग्रेस के, उनकी जो बैठक मीटिंग हुआ करती थी 25 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में हुआ करती थी। क्यों? इस समय छुट्टी रहा करती थी, इस समय शीतकालीन छुट्टी रहा करती थी। चलिए, स्थान इलाहाबाद। स्थान कहाँ? इलाहाबाद। इलाहाबाद। और पता है इसके अंदर कितने सदस्य आए थे? इलाहाबाद के अंदर 1248 सदस्य। अब देखो लगातार सदस्यों की संख्या लगातार किस तरह दुगनी तो तिगुनी होगी, है ना? दुगनी पहले 600 फिर 1200 हो गई सीधे। उसके बाद स्थान चलो इलाहाबाद हुआ। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? आप अध्यक्षता लिखेंगे, अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले ये कौन थे? यूरोपियन थे, यूरोपीय अध्यक्ष। सबसे पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। ब्रैकेट में लिख देना पहले यूरोपीय अध्यक्ष। पहले यूरोपीय अध्यक्ष, यूरोपीय अध्यक्ष, पहले यूरोपीय अध्यक्ष। मैं जिस तरह नोट्स बनवा रहा हूं इस तरह नोट्स बनाइए। उसके बाद पहले यूरोपीय अध्यक्ष। दूसरे नंबर पर आपको क्या लिखना है? प्रस्ताव रखे गए, कुछ प्रस्ताव रखे गए। प्रस्ताव किसके द्वारा रखे गए? फिरोज शाह मेहता के। फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। अब देखो तीसरे अधिवेशन में क्या हुआ था? तीसरे अधिवेशन के अंतर्गत ये हुआ था कि जो कांग्रेस थी ना, जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के विरुद्ध हो गई थी। जैसे ही कांग्रेस के विरुद्ध हुई, जो ब्रिटिश सरकार थी, जैसे ही कांग्रेस के विरुद्ध हुई, तो कांग्रेस के विरुद्ध होने के बाद क्या हुआ? जो चौथा अधिवेशन हुआ, चौथे अधिवेशन के अंदर उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था ना, वो था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने आदेश दिया कि कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी कांग्रेस को चंदा नहीं देगा, कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी कांग्रेस को चंदा नहीं देगा। अब आप समझ सकते हो उसकी भावनाएं कैसी रही होंगी उस समय। जो लॉर्ड डफरिन था उसकी भावनाएं कैसी रही होंगी। उसने साफ मना कर दिया कि कोई भी भारतीय, कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी, कोई भी सरकारी अधिकारी कांग्रेस को चंदा नहीं देगा। और आपको बताऊं इसी समय इन्होंने जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था, तीसरे अधिवेशन के अंतर्गत इन्होंने चंदा इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था। यानी इस संगठन को आगे बढ़ाया जाता था। इसके लिए जो पैसे की आवश्यकता होती थी तो जनता का ही पैसा लगता था, लेकिन वो तीसरे अधिवेशन के अंतर्गत इकट्ठे कर ले जाते थे। लेकिन नंबर चार में क्या किया गया? नंबर 4 जो अधिवेशन हुआ, नंबर 4 अधिवेशन में जो लॉर्ड डफरिन था उसके द्वारा कहा गया कि कोई भी भारतीय व्यक्ति, कोई भी भारतीय जो कर्मचारी होगा वो कांग्रेस को चंदा नहीं देगा। इस पर पाबंदी लगा दी गई, इस पर रोक लगा दी गई। चलिए, और डफरिन, जो लॉर्ड डफरिन है ना, डफरिन एक टिप्पणी करता है। डफरिन एक टिप्पणी करता है। आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ऐसी टिप्पणी किसने की। मैं आपको बताता हूँ, आप लिख सकते हैं। कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की प्रवक्ता है। सूक्ष्मदर्शी, उसने कांग्रेस को बहुत छोटा बताया, है ना, प्रवक्ता बताया। यानी सूक्ष्मदर्शी बहुत छोटी प्रवक्ता है अल्पसंख्यकों की, जिनकी माइनॉरिटी कम है। लेकिन आपको बताना, यानी कांग्रेस को बहुत छोटा संगठन समझ रहा था कौन? लॉर्ड डफरिन। कहने का मतलब ये है, आप लॉर्ड डफरिन ने उसका जो कमेंट है वो लिख सकते हैं। इससे हमें क्या पता लगता है कि उसकी भावनाएं कैसी थी, ये भारतीय के बारे में क्या सोचते थे। इनके कमेंट से पता लगता है कि जैसे अगर आपको कोई कमेंट करता है तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी भावनाएं कैसी रही होंगी। इसलिए इसने इस प्रकार का कमेंट किया। इसी तरह लॉर्ड डफरिन भी जो चौथा अधिवेशन हुआ था, चौथे अधिवेशन के अंतर्गत उसने एक कमेंट किया। आइए बताता हूँ आपको क्या कमेंट किया। इसने कमेंट किया कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी, आप लिख सकते हैं कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी। लॉर्ड डफरिन का कमेंट लिखिए, कांग्रेस एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक समझते हैं जिसकी जनसंख्या कम, अल्पसंख्यकों की प्रवक्ता है। प्रवक्ता बोलने वाली, जो बात को आगे बढ़ाती है, उसे बोलते हैं प्रवक्ता। जॉर्ज यूले ने देखो क्या कहा। जॉर्ज यूले ने बहुत अच्छा कमेंट किया। इसकी बात मुझे बड़ी प्यारी लगती है। जॉर्ज यूले और मेरे जो थिंक है ना, हल्के हल्के मिलते हैं।
इसने कहा, आप जॉर्ज जूलिया का कमेंट लिखिए। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा कमेंट किसने कहा, आपसे पूछा जा सकता है। इन्होंने कहा, जॉर्ज जूलिया ने कहा चौथे अधिवेशन के अंतर्गत, इन्होंने कहा कि हम पहले भारतीय हैं, बाद में हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब बाद में हैं। लेकिन आपको बताऊं, यहाँ डिवाइड एंड रूल का जो खेल था ना, वो अब जब खेलना स्टार्ट कर दिया था, किसके द्वारा वो खेलना स्टार्ट कर दिया था, अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज ऐसे व्यक्ति को ढूंढना स्टार्ट करेंगे अब जो जिसके पास ऐसा संगठन हो जो कांग्रेस के विरुद्ध हो। अब ऐसे ही संगठन था, वो किसका, सर सैयद अहमद खां का ग्रुप पकड़ने वाले। अब अंग्रेज यही होगा, अब समझे, अब यही होगा। लॉर्ड डफरिन, तो लॉर्ड डफरिन की बात करें तो लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा और जॉर्ज जूलिया ने क्या कहा। जॉर्ज जूलिया बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। जॉर्ज जूलिया के द्वारा कहा गया कि हम सबसे पहले तो भारतीय हैं, उसके बाद हम हिंदू और मुस्लिम और सिख सब ईसाई सब बाद में हैं, पहले हम भारतीय हैं। चलिए, आपको भी ये बात पता होनी चाहिए। लॉर्ड डफरिन, तो इसी समय क्या हुआ, ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन हुआ। इसी समय ब्रिटिश जो चौथा अधिवेशन था, इसी समय ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन हुआ। ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन हुआ, जिसके जो सचिव थे ना, सचिव जिसने बनाई, सचिव, बताऊंगा क्यों बनाई गई। बनाई इसलिए गई ताकि जो ये संगठन था ना, पूरा का पूरा जो कांग्रेस संगठन था, उसे कम किया जा सके। जो ब्रिटिश इंडिया कमेटी, यानी ब्रिटिश के अंदर इंडिया की जो कमेटी, ब्रिटिश ने इंडिया के अंदर एक कमेटी बनाई ताकि इस संगठन को नीचे गिराया जा सके। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं, क्यों, इसके अंदर लगातार अब जनसहभागिता लगातार बढ़ती जाएगी। और ये भी बहुत तेज थे, जिन्होंने कांग्रेस था ना, जो कांग्रेस के संस्थापक थे, है ना, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, जो कांग्रेस के अंदर के लोग थे, ये भी बहुत तेज थे। तेज किस तरह थे, ये ना संगठन अलग अलग क्षेत्र में जाकर करते थे, कभी लाहौर में, है ना, कभी इलाहाबाद में, कभी कहीं। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ किया करते थे। ब्रिटिश इंडिया कमेटी बनाई गई, सचिव देश के विलियम डिग्गी थे, समझे। और इसी ने ही, जो विलियम डिग्गी थे ना, इसने निकाला था इंडिया। क्या निकाला था, इंडिया। आप देखो, अब आप पूछोगे इंडिया क्या होता है, यही बताता हूँ आपको, इंडिया किसे कहते हैं। आप एक बुक देखते हैं, इंडिया ईयर बुक 2019, इंडिया ईयर बुक 2022, वो इंडिया ईयर बुक यहाँ इस समय आया करती थी, इसी समय आया करती थी, 1888 में निकली। तो वो आज भी आती है। बच्चे उससे सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, लेकिन 2-4 पेज पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं, उसके बाद उसे इंटरेस्ट ही नहीं आता, उसमें कोई चित्र ही नहीं है उसमें, है ना। इंटरटेनमेंट ढूंढने बच्चे, इंटरटेनमेंट है नहीं, उसमें पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। अब काफ़ी मैंने बनाई सब। पांचवा अधिवेशन, अधिवेशन नंबर 5, अधिवेशन नंबर 5, अधिवेशन नंबर 5। चलिए, अधिवेशन नंबर 5 के अंदर कब चल रहे हैं। ये 1889 में हुआ, 1889। इसकी जो स्थान तो ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे ना, एक मिनट रुकिए। कौन सा अधिवेशन था, 5वां अधिवेशन। अधिवेशन नंबर कौन सा था, 5। तो अधिवेशन नंबर जो 5 था, ये बम्बई में हुआ। कहाँ हुआ, बम्बई में। तो अधिवेशन नंबर 5 लिखिए, बम्बई। अधिवेशन नंबर 5 लिखिए, बम्बई। स्थान का नाम लिखिए, बम्बई। पूछेगा नहीं स्थान का नाम, लेकिन फिर भी आपको लिखवा दें ताकि आप नोट्स में मेंशन कर ले। 5वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, बम्बई। 5वां अधिवेशन बम्बई में हुआ। और क्या बात आपको याद रखनी है इसकी, और आपको इसकी बात याद रखनी है, 1889 में हुआ। विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष थे, विलियम वेडरबर्न अध्यक्ष। क्यों लिखवा रहे हैं आपको अध्यक्ष, आपसे इस तरफ अधिवेशन लिख देगा, उनके स्थान लिख देगा, आपसे मैचिंग करवाएगा। ये अधिवेशन कहाँ हुआ, किसके समय हुआ।
है ना। ये अधिवेशन हुआ कहाँ कहाँ हुआ, किस क्षेत्र में, तो मैचिंग करा सकता है कुछ भी, स्थान का नाम दे देगा इधर और इसके जो अध्यक्ष का नाम दे देगा इधर, इसलिए कहना हूँ आपको। विलियम वेडरबर्न, विलियम वेडरबर्न, विलियम वेडरबर्न, विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष थे कौन से अधिवेशन के, 5वें अधिवेशन के। चलिए बस इतना याद रखना इसका और कुछ नहीं। अधिवेशन नंबर 6, अधिवेशन नंबर 6, अधिवेशन नंबर 6, छठे नंबर का जो अधिवेशन हुआ वो हुआ 1890 में, 1890 में। चलिए ये कहाँ हुआ, स्थान इसका लिखना, स्थान लिखना इसका, इसका स्थान था कलकत्ता। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, एक तो दूसरा, एक ये कौन सा आपका अधिवेशन, अधिवेशन नंबर कौन सा था, छठे नंबर का अधिवेशन कलकत्ता में। अगर आप पीसीएस का पेपर दे रहे हैं, ज़्यादा ही फैक्चुअल अगर पेपर हो जाए तो आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से अधिवेशन कलकत्ता में हुए, कौन कौन थे। तो आप देखेंगे मेरे साथ लगभग 20 से 21 अधिवेशन आपको समझाने वाला हूँ, समझे। बुक अगर आप पढ़ेंगे उसमें 6 ही अधिवेशन दिखाई देंगे आपको, 6 या 7 इतने ही दिखाई देंगे। लेकिन पर्सन यहाँ आपको बताऊँ 11वां अधिवेशन, 18वां, 12वां या 25वां, 21वें अधिवेशन तक सवाल आए हुए हैं। जो अगर आप पेपर देखें, पिछले वर्षों के पेपर देखें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो ऐसा काम नहीं करना आपको। कितने अधिवेशन हुए, 6 अधिवेशन। छठा अधिवेशन आपने हेडिंग बनाई होगी, छठा अधिवेशन, अधिवेशन नंबर 6। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, अध्यक्षता इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे, छठे नंबर का जो अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता कर रहे थे फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, मेहता साहब। चलिए इस अधिवेशन में जो छठे नंबर का अधिवेशन था, आपको इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, इसी अधिवेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इस स्टार लगाइए। क्यों, यहाँ आपको महिलाओं की भागीदारिता दिखाई देगी। जब किसी अधिवेशन के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारिता दिखाई दे तो याद रखिए वो अधिवेशन धीरे धीरे, यानी आप अब यहाँ महिला आएंगी तो एक महिला थी, उनका नाम आपको लिखना जरूरी है, कादम्बनी, उनका नाम है कादम्बनी गांगुली, है ना। आप लिख सकते हैं इसमें कादम्बनी, कादम्बनी गांगुली, कादम्बनी गांगुली। जो कादम्बनी गांगुली थी इसके अंदर उपस्थित थी, कादम्बनी गांगुली भी इसी अधिवेशन में उपस्थित थी, भी इसी अधिवेशन में उपस्थित थी, इसी अधिवेशन में उपस्थित थी। कादम्बनी गांगुली भी इसी अधिवेशन में उपस्थित थी। चलिए उपस्थित थी। कादम्बनी गांगुली, आपको इनका नाम याद रखना क्यों ज़्यादा जरूरी है, ये पूरे भारत के अंदर ऐसी पहली महिला थी जो स्नातक थी जिन्होंने सबसे पहले ग्रेजुएट किया था। जिस तरह बीए, बीएससी इस तरह करते हैं, सबसे पहली भारतीय महिला थी कादम्बनी गांगुली जिन्होंने सबसे पहले ग्रेजुएट किया। आप इसका लिख सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जीके का प्रश्न है एक प्रकार से, हिस्ट्री के अंदर से जीके का प्रश्न, ऐसी महिला का नाम बताइए जो सबसे पहले ग्रेजुएट हुई हो, स्नातक पास की हो सबसे पहले, तो कादम्बनी गांगुली थी। इसलिए इस अधिवेशन में उपस्थित थी। इन्हें पता था कि किसी संगठन के द्वारा ही भारत की स्थिति को सुधारा जा सकता है, यानी अब महिलाओं की भागीदारिता बढ़नी स्थिति दिखाई देगी। आपको मुगल काल के बाद या मुगल काल के समय भी उसके बाद कहीं महिलाओं की स्थिति सही नहीं दिखाई दी। अब धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति आपको दिखाई देगी। कांग्रेस के अंदर इसी अधिवेशन, छठे नंबर का जो अधिवेशन था, छठे नंबर के जो अधिवेशन के बाद कांग्रेस के अंदर महिलाओं को भागीदारिता भी लगातार बढ़ती चली जाएगी, समझे। तो आप लिख सकते हैं यह पहली स्नातक की, यह पहली स्नातक थी, पहली महिला स्नातक थी, महिला स्नातक थी, महिला स्नातक, यह पहली महिला स्नातक थी, यह पहली महिला स्नातक थी। तो आपसे पूछा जा सकता है फिर पहले पुरुष कौन थे स्नातक, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि पहली महिला स्नातक कौन थी, तो आप बताएंगे कादम्बनी गांगुली। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पहले पुरुष जो स्नातक थे वे कौन थे, तो याद रखिए सत्येंद्रनाथ टैगोर। आप लिख सकते हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर। सातवां अधिवेशन, अधिवेशन नंबर 7, अधिवेशन नंबर 7, अधिवेशन नंबर 7 के अंतर्गत
आप लिखिए जो अधिवेशन नंबर 7 था वो हुआ नागपुर में। अधिवेशन नंबर जो 7 था वो हुआ नागपुर। कहाँ हुआ? नागपुर में। अधिवेशन नंबर 7 नागपुर में हुआ। इसकी जो अध्यक्षता थी वे कर रहे थे पी आनंद चार्लू। पी आनंद अध्यक्षता। अब आप लिखिए अध्यक्षता। स्थान आपने लिखिया नागपुर, स्थान क्या था? नागपुर। उसके बाद अध्यक्षता लिखिए अध्यक्षता। अध्यक्षता इसकी कौन कर रहे थे? पी आनंद चार्लू। पी आनंद चार्लू। पी आनंद चार्लू, समझे? उसके बाद कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। कांग्रेस का दूसरा, इस अधिवेशन के अंतर्गत एक ही बात कही गई कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है, समझे? तो इस अधिवेशन से बात सीखने को मिलती है। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन के अंतर्गत कांग्रेस को राष्ट्रीयता का दर्जा दे दिया गया। यानी राष्ट्रीयता मतलब देशभक्ति, नेशनलिज्म जिसे बोलते हैं, है ना? ऐसा कौन से अधिवेशन में कहा गया? तो हमने आपको बताया प्रत्येक अधिवेशन में कुछ खास बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इसलिए आपको इतना पढ़ने के बाद जितना आपके दिमाग में बचेगा वो काम का है, इतना पढ़ने के बाद। लेकिन आप 6 फैक्ट पढ़े हैं तो फिर समस्या खड़ी होने वाली है। अधिवेशन तो लगातार 25 अधिवेशन हुए थे, 25 अधिवेशन से भी ज़्यादा ही। हाँ, 25 अधिवेशन दिखाई देंगे आपको, 21-25 अधिवेशन दिखाई देंगे आपको, समस्याएं खड़ी हो जाएंगी आपके लिए। चलिए, अध्यक्षता आनंद चार्लू। और चलते हैं, आपको हेडिंग बनाइए 7वां अधिवेशन। 7वें के बाद 8वां अधिवेशन। 8वां अधिवेशन। 8वां अधिवेशन, हेडिंग बनाइए 8वां अधिवेशन। ये कब हुआ? ये तो आपको पता 1890 में। 1890 में ये हुआ। 1891 में। 1891 में पता है आपको? 1891 बहुत बड़ी डेट है 1891। चलो बाद में बताऊंगा। 1891 बहुत बड़ी डेट है। इस समय बहुत बड़ी घटनाएं हुई। चलो, क्यों इस समय एक प्रस्ताव भी रखा गया जिसमें 1892 का काउंसिल परिषद एक्ट, जो हमारा परिषद अधिनियम है ना, जो आप देखते हैं विधानसभा, विधान परिषद, राज्य परिषद, इस तरह की जो परिषद देखते हैं, इस समय में परिषद आई थी, जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, समझ गए? इंग्लैंड से आई थी, इस तरह की परिषद है, आपको दिखाई देगी, समझे? तो 8वें अधिवेशन की बात करते हैं अभी। 8वें अधिवेशन की बात करते हैं। 1891 7वां अधिवेशन हुआ था 1891 में, और ये हुआ 1892 में। 1892 में। छठा हुआ था 1890 में। स्थान लिखिए इसका 8वें अधिवेशन का स्थान इलाहाबाद। स्थान इलाहाबाद। अगर कहीं किसी अधिवेशन में स्थान में प्रॉब्लम हो जाए तो टेंशन मत लेना, मैं एक बार देख लेता हूँ। चलिए, हाँ, 8वें नंबर का जो अधिवेशन था उसका लिखिए इलाहाबाद। 8वें नंबर का जो अधिवेशन था 1892 में, उसमें लिखिए इलाहाबाद। इसके जो स्थान था वो कौन सा था? इलाहाबाद। इलाहाबाद के बाद इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे, अध्यक्षता कौन कर रहे थे इसकी अध्यक्षता? इसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी। WC बनर्जी। चलो, एक खतरनाक बात बताता हूँ आपको। सुनो, ध्यान लगेगा। WC, इसी समय क्या हुआ, ब्रिटेन के अंदर 3 पार्टी हुआ करती थी, लेबर पार्टी, कंजर्व पार्टी और लिबर्टी पार्टी। तो कंजर्व पार्टी और लेबर पार्टी, ये 2 ज़्यादा फेमस थी। लेबर पार्टी भी इतनी फेमस नहीं, लेकिन वहाँ जो एक पार्टी थी ना, कंजर्व पार्टी, उससे चुनाव लड़े जाते थे। तो लेबर पार्टी से सबसे पहले जो चुनाव लड़ा था ना, WC बनर्जी ने लड़ा था इंग्लैंड के अंदर। लेकिन बच्चे क्या लगा पाएंगे, अगर ये पूछा जा कि सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर चुनाव किसने लड़ा था, जो किसके द्वारा लड़ा गया था, तो बच्चे लड़का कहें दादा भाई नौरोजी। लेकिन क्वेश्चन गलत, आप याद रखिए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले चुनाव किसके द्वारा लड़ा गया था इंग्लैंड में जो भारतीय था, तो WC बनर्जी पे लगाइएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये थे, लेकिन ये चुनाव हार गए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि वे कौन से भारतीय थे जो चुनाव में जीत गए, उनके द्वारा जो चुनाव लड़ा गया, तो वे कौन से भारतीय थे? दादा भाई नौरोजी थे, जो इंग्लैंड से जीत कर आए थे, है ना। लेबर पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था। चलिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसलिए इस अधिवेशन को पढ़ना जरूरी है। हेडिंग बनाइए 9वां अधिवेशन। 9वां अधिवेशन। 9वां अधिवेशन। अधिवेशन नंबर 9 ये हुआ आपका लाहौर में। कहाँ हुआ? लाहौर, पाकिस्तान। लाहौर में। कहाँ हुआ? लाहौर में। उसके बाद इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। अध्यक्षता
अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। कुछ खास बात? हाँ रुको 1 मिनट। ये 9वां जो अधिवेशन था ये हुआ 1893 में, 1893 में। जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन थे? दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। जो 9वां अधिवेशन हुआ कहाँ हुआ? लाहौर में। लाहौर में जो 9वां अधिवेशन हुआ इसी समय इसमें एक ही मुद्दा उठाया गया, क्या? जो सिविल सेवा का भारतीयकरण होगा। सिविल सेवा का क्या हो? भारतीयकरण हो। सिविल सेवा भारत में कराने का प्रस्ताव, बस प्रस्ताव। एक ही बात आपको याद रखनी है, बाकी पुराने वाली जो मांगे चल रही थी वही मांगे रखी गई, ट्रेडिशनल परंपरागत मांगे थी वही चलती रही, है ना। प्रस्ताव रखा गया इसमें कि सिविल सेवा का, जो सिविल सेवा यानी IAS का जो पेपर, सिविल सेवा का भारतीयकरण हो, भारतीयकरण हो। किसके समक्ष रखते थे मांगे? सारे अंग्रेजों के समक्ष, ब्रिटिशों के समक्ष रखते थे ये मांगे। हालांकि कुछ मांगे स्वीकार कर ली जाती थी, कुछ एक्सेप्ट नहीं की जाती थी, चलिए कुछ को नकार दिया जाता था। 10वां अधिवेशन, अधिवेशन नंबर 10। बुक में भी नहीं मिलेगा इतना जितना समझाऊंगा, बुक में भी नहीं मिलेगा अभी इतना। अधिवेशन नंबर 10, अधिवेशन नंबर 10, अधिवेशन या 10वां अधिवेशन हेडिंग डाल देना। 10वां अधिवेशन 1894 में हुआ, 1894 में हुआ। कहाँ? मद्रास में हुआ। कहाँ? मद्रास में। अल्फ्रेड वेब इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे ना, अध्यक्षता। तो आप इस तरह के नाम देखकर कंफ्यूज नहीं होना, UPSC ऐसे प्रश्न पूछता है। अल्फ्रेड वेब ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसके बाद इसको इतना ही याद रखना। आइए 11वां अधिवेशन, अधिवेशन नंबर 11, अधिवेशन नंबर 11 ये हुआ आपका 1895 में, 1895 में अधिवेशन नंबर 11 ये हुआ आपका पुणे में। अब आप लिख लेंगे इस तरह, आपको साफ साफ खुद लिखना है, नोट्स बनाने का तरीका बताए हैं। इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे, अध्यक्षता हेडिंग बनाइए, उसके सामने लिखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इस अधिवेशन के पश्चात तिलक ने एक थे, हाँ, बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने सोशल कॉन्फ्रेंस बंद करवा दी। वे ना बाल गंगाधर तिलक उनका अलग कॉन्सेप्ट था, वे कांग्रेस में अलग, जो कांग्रेस में 2 दल में बटी हुई थी, एक तो नरम दल, एक गर्म दल। जो लाल बाल पाल ये इनका जो भेजा था ना वो गर्म था। ये क्रांतिकारी तरीके से अपनी बात को मनवाते थे, और ये जुड़े तो कांग्रेस के साथ ही, थे, है ना। लेकिन इनका एक ही मकसद था, बस जल्दी भारत को आज़ाद करा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं बाल गंगाधर तिलक होंगे ना, बाल गंगाधर तिलक हो, लाला लाजपत राय हो, या और अन्य क्रांतिकारी नेता हो, उनका सबका योगदान भारत के अंदर कहीं ना कहीं दिखाई देगा। भारत के जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा ना, उसके अंतर्गत इनका योगदान दिखाई देगा राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाने में। जैसे ही राष्ट्रीय आंदोलन में शून्यता की स्थिति आती ना, तो ये लोग उठ खड़े हुआ करते थे और अंग्रेजी सत्ता को दबाने का प्रयास किया करते थे, समझे। तो कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत इनकी भूमिका, सकारात्मक भूमिका दिखाई देगी। हम इसका विश्लेषण भी करेंगे, है ना। क्या भूमिका रही, जो क्रांतिकारी थी उनकी क्या भूमिका रही, क्या उन्होंने योगदान दिया नहीं दिया, क्या उन्होंने जो भारतीय थे उनका शोषण किया या नुकसान पहुंचाया, है ना, या उन्होंने अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाया, या उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया नहीं दिया, सब पर चर्चा करने वाले हैं अच्छे तरीके से। तो अधिवेशन नंबर कौन सा था? 11, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस अधिवेशन के पश्चात आप लिखिए इसमें, इस अधिवेशन के पश्चात तिलक ने सोशल कॉन्फ्रेंस बंद करवा दी। सोशल कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है? कि सबके सामने जाकर बोलना, है ना, सबके सामने जाकर बोलना, इधर भी और उधर भी सबके सामने जाकर बोलना कि एक काम करो आप, अलग अलग मंच पर बोलना बार बार बंद करो। सोशल कॉन्फ्रेंस बंद करवा दी, है ना, सोशल कॉन्फ्रेंस बंद करवा दी। कारण बताऊंगा इसका। अधिवेशन नंबर 12, अधिवेशन नंबर 12, अधिवेशन नंबर 12।
अधिवेशन नंबर 12। अधिवेशन नंबर 12 ये हुआ 1896 में। 1896 में इसका स्थान था कलकत्ता। देखिए स्थान, लिखिए स्थान कलकत्ता, इसका स्थान कलकत्ता। अध्यक्षता, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, जो अध्यक्षता कर रहे थे ना इसकी, ये भी एक मुस्लिम थे। अध्यक्षता जिसकी, ये भी एक मुस्लिम थे, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ये कौन थे, आइए जान लेते हैं कौन थे। रहमतुल्ला सियानी, रहमतुल्ला सियानी, रहमतुल्ला रहमतुल्ला सियानी, रहमतुल्ला सियानी। चलिए और चलते हैं। 12वां अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट, जो आपका 12वां अधिवेशन दिखाई देगा ये क्यों इंपॉर्टेंट होगा, स्टार लगाइए इस पे। इसीलिए होगा, इसी के समय 1896 में, इसी के समय 12वें अधिवेशन में कांग्रेस में धन की निकासी का जो सिद्धांत था दादा भाई नेहरू जी के द्वारा दिया गया था, जो उसको एक्सेप्ट किया गया। जो अंग्रेज, जो उन्होंने ब्रिटिश के समक्ष जैसे रखा तो ब्रिटिश ने भी इसे एक्सेप्ट किया गया, हाँ, कि अधिक मात्रा में यहाँ से अंग्रेजों के द्वारा धन की निकासी की गई है। समझे? आप लिख सकते हैं कि इस अधिवेशन के अंतर्गत धन की ड्रेन थ्योरी, उसे बोलते हैं ड्रेन थ्योरी, इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी बोलते हैं, याद आया मुझको, ड्रेन थ्योरी बोलते हैं। ड्रेन थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया, यानी उसमें स्वीकार किया गया। चलिए और हाँ, एक कमेंट किया गया, कमेंट इसमें क्या कमेंट किया गया, रहमतुल्लाह के द्वारा एक कमेंट किया गया कि स्थानीय और केंद्रीय सरकार, जो स्थानीय और केंद्रीय सरकार है ना, वे एक पति पत्नी की तरह है, जिसमें एक कमाता है दूसरा चट कर देता है। एक तो स्थानीय सरकार हो, लोकल गवर्नमेंट, एक केंद्रीय सरकार हो जिसमें ब्रिटिश सरकार बैठी हुई है। तो इन्होंने कहा एक पति पत्नी तरह, एक कमा रहा कौन, जो स्थानीय सरकार, और चट कौन कर जा रहा, केंद्र सरकार, इस तरह। समझे? तो इन्होंने इस तरह के कमेंट किए गए, रहमतुल्लाह के द्वारा इस अधिवेशन के अंतर्गत। समझ गए? तो अधिवेशन, हर अधिवेशन की कुछ खास बात रहती होगी, इसे कहते हैं ज़्यादा पढ़ते हैं आप। 6 अधिवेशन पढ़ो क्या हो रहा, 5-6 अधिवेशन पढ़ लो। उसके बाद 13वां अधिवेशन, 13वां अधिवेशन, 13वां अधिवेशन, 13वें अधिवेशन की चली जानते हैं। 13वां अधिवेशन ये हुआ अमरावती में। अमरावती पता कहाँ, अमरावती तो वहाँ तमिलनाडु के अंतर्गत, वह ये आपका आंध्र प्रदेश, अमरावती, अमरावती में। चलिए, और सी शंकर नारायण इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, सी शंकर नारायण अध्यक्षता, सी शंकर नारायण, सी शंकर नारायण। इतना ही याद रखना। प्रस्ताव क्या थे, कुछ प्रस्ताव, कुछ खास बात थे, वही पूरा नहीं बात थे। क्या क्या मांगे उनकी पूरा नहीं रही, है ना। चलिए, उसके बाद 14वें नंबर का अधिवेशन, 14वां अधिवेशन, 14वां अधिवेशन ये कब हुआ, ये हुआ आपका 1898 में। सुनने होंगे ये 1800 करूँ भाई, चले ना सब। 1897 ये हुआ आपका 1898 में, 1898 में। ये कहाँ हुआ, मद्रास, ये हुआ आपका मद्रास में। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। $1898 आपको पता होगा, लॉर्ड कर्जन का नाम कौन नहीं जानता, जिनने हिंदू मुस्लिम का खेल खेला और आज तक इसकी आत्मा भारत के अंदर आज तक दिखाई दे। तो लॉर्ड कर्जन को भूलना मत। लॉर्ड कर्जन का स्वागत किया गया था आनंद मोहन बोस के द्वारा, जो वो गवर्नर जनरल बन गया था, यहाँ का गवर्नर जनरल बन गया था ना, जो लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। तो आनंद मोहन बोस के द्वारा उसका स्वागत किया गया था। स्वागत किया जरूर था, लेकिन आनंद मोहन बोस हमेशा भारतीयों के फेवर में रहे थे, ये बात आपको याद रखना। तो आप लिखो, आनंद मोहन बोस के द्वारा लॉर्ड कर्जन का स्वागत किया गया। आनंद मोहन बोस के द्वारा लॉर्ड कर्जन का स्वागत किया गया। कुछ छोटे छोटे फैक्ट लिखते रहा करो। स्वागत किया गया,
15वां अधिवेशन, 15वां अधिवेशन, 15वां अधिवेशन ये हुआ आपका 1899 में, 1899 में। फटाफट लिखिए, तेज तेज लिखिए। लखनऊ, ये आपका हुआ लखनऊ में। जो सवाल कराऊंगा ना आपको, जब पता लग जाएगा आपको कि इतने अधिवेशन क्यों लिखवाए गए थे। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रामचंद्र दत्त। रामचंद्र दत्त 15वां अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रामचंद्र दत्त। रामचंद्र दत्त कोई खास न्यूज़ नहीं है। यहाँ लिखो परंपरागत मांगे जो पहले मांगे चली थी वहीं रखी गई। 16वां अधिवेशन हेडिंग बनाओ। 16वां अधिवेशन हेडिंग बनाओ सब बच्चे। 16वें नंबर का अधिवेशन कौन सा? 16वें नंबर का अधिवेशन। 16वें नंबर का अधिवेशन कब हुआ? ये हुआ सन 1900 में, है ना, सन 1900 में, यानी 20वीं सदी स्टार्ट होगी अब। उसके बाद ये हुआ लाहौर में। कहाँ हुआ? लाहौर में। चलिए, पाकिस्तान। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे NG चंद्रभान दास। अध्यक्षता, इसकी जो अध्यक्षता कौन सा? 16 नंबर का अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में। अध्यक्षता कर रहे थे कौन सी? अध्यक्षता कर रहे थे इसकी अध्यक्षता कर रहे थे NG चंद्रभान। हेडिंग बनाओ। कुछ खास बात? जी नहीं, परंपरागत मांगे जो पहले चलती आ रही थी। 17वें नंबर का अधिवेशन, 17 पे होगा खतरा। 17वें नंबर का अधिवेशन, 17वां अधिवेशन किसका? कांग्रेस का। 17वां अधिवेशन किसका? कांग्रेस का। उसके बाद कब हुआ? 1901 में। कब हुआ? 1901 में। चलिए, इसके कहाँ हुआ? कलकत्ता में। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। उसके बाद इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे DE वाचा। शॉर्ट फॉर्म लिखिए DE वाचा। पूरा नाम मत जानना इनका, खराब नाम है। हाँ, इनकी इंटरेस्टिंग कहानी इनका सुनो जरूर। 1901 का समय हमने आपको कई बार बताया कि इसी समय ना महात्मा गांधी भारत के अंदर आए थे। महात्मा गांधी यंग मैन थे उस टाइम, अच्छे लड़के थे, है नहीं, बैरिस्टर थे। बैरिस्टर कहते हैं जो वकील हो। अच्छा, कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले महात्मा गांधी आए थे। 17वें अधिवेशन में आए थे महात्मा गांधी। कोई पूछे महात्मा गांधी कब आए थे? भारतीय राजनीति के अंदर 1915 में आए। भाई जो भारतीय राजनीति थी ना उसके अंदर 1915 में आए, लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले 1901 में आए थे। DE वाचा इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। भाई ये तो बाबूजी हैट ठाट वाले लोग थे। इसमें क्या हुआ, जैसे अध्यक्षता कर रहे थे, इनका जो था ना यहाँ का शर्ट का बटन खुला हुआ था। ये अध्यक्षता कर रहे थे, सामने लेक्चर दिया करते थे, सामने बैठे हुए थे। सामने ये बैठे थे जिस तरह गांधी जी इस तरह बैठे थे, चेयर पे इस तरह बैठे थे। उन्हें क्या पता था कि क्या होने वाला है, ये आदमी इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला। तो उसने क्या किया, सिंपल आदमी। अध्यक्ष कौन थे इस टाइम? DE वाचा ने बुलाया, ये लड़के इधर आओ, ये लड़की इधर आओ। उन्होंने बुलाया, जैसे उन्होंने बुलाया तो उन्होंने कहा कि मेरे शर्ट का बटन बंद करो। गांधी जी थे, है नहीं, वकील थे एक प्रकार थे। उन्होंने उठाया और शर्ट का बटन बंद कर दिया। किसी को क्या पता लगने वाला था और क्या होता। उन्होंने अपनी जो बुक है उनकी यंग इंडिया में इन सब बातों को जिक्र किया। यंग इंडिया भी हमने पढ़ी है। यंग इंडिया के अंदर था बुक, महात्मा गांधी की जो बुक है ना उसके अंतर्गत इसका जिक्र किया गया। ऐसी ऐसी बातों का जिक्र किया गया जो महात्मा गांधी की जीवनी क्या हुआ था 1901 के अंदर। फिर महात्मा गांधी चले गए, फिर दोबारा लौटे 1915 में, है ना, 1915 में। बाद में बात करेंगे। तो इसी आप लिख सकते हो इस 17वें अधिवेशन के अंतर्गत महात्मा गांधी जाए थे, इसलिए पूछा जा सकता है। 17वां अधिवेशन इंपॉर्टेंट होगा। हुआ था कहाँ? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? DE वाचा। समझे? इसमें लिखो महात्मा गांधी जी सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में आए थे। महात्मा गांधी जी सर्वप्रथम इसी अधिवेशन के अंतर्गत आए थे। हेडिंग बनाओ 18वां अधिवेशन। हेडिंग बनाओ सब बच्चे 18वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? 18वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? 18वां अधिवेशन। चलिए, 18वें अधिवेशन के अंदर ये कब हुआ? 1902 में। 1902 18वें अधिवेशन। ये कहाँ हुआ? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ? गुजरात में। अहमदाबाद। देखा, भारत के पूरे कोने कोने में घुमा दिया। जैसे भारत के पूरे कोने में घूमने, इतना दिमाग कितना तेज था इनका। लोगों को एकीकृत करना, अलग अलग जगह जागरूक करना, है ना। जो कांग्रेसी कितने तेज थे। अहमदाबाद तेज होना भी चाहिए था, है ना। इन्हें तेज नहीं, आप बुद्धि वाले लोग कहो। कांग्रेस के साथ क्या हुआ, है नहीं, अभी इसके साथ बुद्धि वर्ग नहीं जुड़ा, है नहीं। जो इनका मकसद था ना, अल्टीमेट गोल, वो पूरा तो हुआ लेकिन पूरी तरह पूरा नहीं हुआ। आज़ादी थोड़ा ही मिली दादाजी चरण तो नहीं मिली। अध्यक्ष
अहमदाबाद, हाँ जो 1902 में जो अधिवेशन हुआ, 18वां अधिवेशन, वो कहाँ हुआ? अहमदाबाद में हुआ, अहमदाबाद, अहमदाबाद। और इसके बाद आपने क्या जानना, इसके बाद आपने जानना इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और क्या जानते हैं इसके बारे में, और जानते हैं इसके बारे में? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1902 में एक पंपलेट निकाला, उसमें होता ब्रिटिश ऑफ इंडिया, पुअर्टी, पुअर्टी ब्रिटिश इन इंडिया, ब्रिटिश इन इंडिया, इन इंडिया, पुअर्टी ब्रिटिश इन इंडिया एक नामक पंपलेट निकाला। इसके अंदर जो अंग्रेजी सरकार थी ना उसकी कटु आलोचना की गई। तो इस प्रकार का जो पंपलेट था किसके द्वारा? पुअर्टी ब्रिटिश इन इंडिया, इन्हीं का लगाया दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। चलिए, कौन सा अधिवेशन था? 18वां अधिवेशन। हम कहाँ हुआ? अहमदाबाद के अंतर्गत। अध्यक्षता कौन करते? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उन्नीसवां अधिवेशन, खड़े मना 19वां अधिवेशन। कौन सा? 19वां अधिवेशन, 19वां अधिवेशन, 19वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? 19वां अधिवेशन। 19वें अधिवेशन के अंतर्गत ये हुआ आपका 1903 में, पहुंचने वाले बस 1905 पहुंचने वाले, बैठे रहो भी 2 मिनट। मद्रास, ये आपका हुआ मद्रास के अंतर्गत। कहाँ? मद्रास में हुआ। लाल मोहन बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, लाल मोहन बोस, लिख लेना अध्यक्षता, नोट्स पूरा बनाना जिस तरह बनाया गया, आलकस मत करना। लाल मोहन बोस, मोहन बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और लाल मोहन बोस पहली बार बर्मा के लोग शामिल हुए इसमें, मनता है म्यांमार के लोग। पहली बार इसमें लिखो, इस अधिवेशन में पहली बार आपसे पूछा जा सकता है कौन से अधिवेशन के अंतर्गत पहली बार बर्मा के लोग शामिल हुए, तो याद रखिए वो मद्रास के अंतर्गत हुआ था। उसकी अध्यक्षता कौन? लाल मोहन बोस। पहली बार बर्मा के लोग शामिल हुए, बर्मा के लोग शामिल हुए। और कितने अधिवेशन हुए? 19, हेडिंग बनाओ 20वां अधिवेशन, 1904, 1904 में पहुंच गए। 20वां अधिवेशन, 1904 में हुआ 20वां अधिवेशन, 20वां अधिवेशन, 20वां अधिवेशन। सारे अधिवेशन को आपको पढ़ा दिए गए। 20वां अधिवेशन, तो 20वें अधिवेशन के अंदर क्या हुआ? आइए जानते हैं 20वां अधिवेशन क्या हुआ। ये हुआ आपका बम्बई में, बम्बई। जितने बम्बई में हुए ना साइड में करके लिख लेना, जितने लाहौर में हुए वे भी साइड में करके लिख लेना, जितने इलाहाबाद में हुए वे भी साइड में करके लिख लेना, खास जितने मद्रास में हुए साइड में करके लिख लेना। पूछे जा सकते हैं निम्नलिखित में से कौन कौन सा, यानी बहुत सारे होंगे, कौन कौन से अधिवेशन लाहौर के अंतर्गत हुए, कौन कौन से अधिवेशन मद्रास के अंतर्गत हुए, कौन कौन से अधिवेशन मुंबई के अंतर्गत हुए। कन्फ्यूज कर देगा आपको। बम्बई के अंतर्गत, चलिए हाँ, तो बम्बई, ये में बम्बई में सर हेनरी कॉटन इसकी अध्यक्षता करे, सर हेनरी कॉटन। और क्या जानते हैं आप? और कुछ नहीं, बस 21वां अधिवेशन, 21वां अधिवेशन इसके अंतर्गत यही मांगे रही, पुरानी वाली मांगे रखी गई। 21वां अधिवेशन कौन सा? 21वां अधिवेशन 1905 में हुआ 21वां अधिवेशन। 1905 में कौन सा? 21वां अधिवेशन। आज हम लास्ट अधिवेशन पढ़ लिया, 21वां अधिवेशन। 21वां अधिवेशन ये कहाँ हुआ? ये हुआ आपका 21वां अधिवेशन हुआ आपका वाराणसी के अंतर्गत। ये पूछा जा सकता है आपसे, वाराणसी यूपी। कहाँ से? वाराणसी के अंदर। और अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले, इंपोर्टेंट, जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। इसी समय एक प्रस्ताव आगा, उसको बोलते बहिष्कार प्रस्ताव।
इसी समय में एक प्रस्ताव आएगा, उसे बोलते हैं बहिष्कार प्रस्ताव। जो बहिष्कार प्रस्ताव था ना, वो पेश किया गया मदन मोहन मालवीय के द्वारा। 1905 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा सर्वप्रथम बहिष्कार आंदोलन पेश किया गया। बताऊंगा बहिष्कार आंदोलन क्या हो। लाला लाजपत राय ने हाँ, इसी समय 1905 में क्या हुआ, 1905 के समय लाला लाजपत राय थे जो हमारे, उन्होंने सत्याग्रह जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। सत्याग्रह जैसा शब्द 1905 में लाला लाजपत राय के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। सत्याग्रह होता क्या है आगे जानेंगे, घबराइएगा मत बिल्कुल। जैसा कहें ऐसा लिखिए, अभी जैसा कहें सिर्फ ऐसा लिखिए, इतना लिखेंगे तो आपका फिर जो हम प्रश्न करेंगे फिर बताइएगा कौन सा प्रश्न बच रहा है या कौन सा नहीं बच रहा। बुक भी नहीं पढ़ने की कोई जरूरत है, इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे साथ। हेडिंग डालिए उदारवादी चरण का मूल्यांकन। उदारवादी चरण का मूल्यांकन। याद रखिए, जब हम किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं तो उसके दो साइड देखते हैं, तो पॉजिटिव साइड, एक देखते हैं नेगेटिव साइड। इस तरह के प्रश्न यूपीएससी में लगातार पूछे जाते हैं। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो आप उसको पॉजिटिव साइड बताइए, नेगेटिव साइड बताइए। जैसे सरकार ने 20,00,000 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया, 20,00,000 करोड़ का पैकेज जारी किया, आप कहेंगे इसका तो प्रॉफिट है, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, तो आपको पॉजिटिव साइड बताना है, आप नेगेटिव साइड बताएं। आप ऐसे कह सकते हैं 20,00,000 करोड़ रुपए के जो पैकेज दिया गया है सरकार, मोदी सरकार के द्वारा, उसका मूल्यांकन कीजिए। तो आप एक तरफ पॉजिटिव साइड बताएंगे, एक तरफ नेगेटिव साइड बताएंगे, इसे बोलते हैं मूल्यांकन करना। तो हम भी आप यही समझने वाले हैं कि उदारवादी चरण का क्या निष्कर्ष ना क्या मूल्यांकन इसका है। नहीं, मूल्यांकन या योगदान, अगर योगदान की बात करें तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर योगदान की बात करें तो योगदान हमेशा पॉजिटिव, क्या योगदान रहा तो पॉजिटिव चीज़। नेगेटिव अगर पूछा जाए मूल्यांकन क्या होगा तो नेगेटिव चीज़ भी लिखनी है आपको। अब आप बताइए कि जो उदारवादी चरण था उसका प्रॉफिट क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन को उत्प्रेरित किया, राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की, पहला पॉजिटिव पॉइंट आप लिखिए। कहीं ना कहीं आप लिखिए इसमें कि राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की। दूसरा पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट देखिए भी, एक मिनट, औपनिवेशिक सत्ता को कमजोर किया है कि नहीं, या औपनिवेशिक सत्ता में भागीदारी ली, हाँ लिख सकते हैं आप। पॉजिटिव पॉइंट लिखिए, औपनिवेशिक सत्ता में भागीदारी ली। तीसरे नंबर जो अंग्रेज हुआ करते थे ना, उनका वास्तविक चरित्र सामने आया, ध्वनि निकासी का सिद्धांत आपके सामने आया, तो आप लिख सकते हैं कि औपनिवेशिक चरित्र सामने आया, औपनिवेशिक चरित्र सबके सामने आया। उसके बाद नंबर 4 इधर साइड में लिखिएगा, जन चेतना को बढ़ावा दिया गया। जन चेतना को बढ़ावा दिया गया। इधर आइए नेगेटिव पॉइंट पर एक पॉइंट और लिखिए इसमें, 5वां पॉइंट, 1892 का भारत शासन परिषद अधिनियम आया। ये हम आपको संवैधानिक विकास में पढ़ाएंगे कि किस तरह संवैधानिक विकास हो, भारत के अंदर संविधान किस तरह बनाया गया, हिस्ट्री में पढ़ाएंगे, है ना। 1892 का भारत शासन परिषद अधिनियम आया। ये पॉजिटिव साइड थे, ये भारत के पक्ष के पॉजिटिव साइड थे। नेगेटिव साइड क्या हुए इस उदारवादी चरण के, 1885 से लेकर 1905 तक का जो समय रहा, उसके नेगेटिव साइड क्या हुए इसे भी जानेंगे आपके साथ। पहला, मांगों की तुलना में उपलब्धियां कम। जितनी मांगे की गई थी ना उसमें उपलब्धियां कम। मांगे तो बहुत सारी रखी गई थी लेकिन उपलब्धियां कम हुई। आप लिख सकते हैं मांगे अधिक रखी गई लेकिन उपलब्धियां कम हुई। उसके बाद दूसरा जितने भी कार्यक्रम थे कांग्रेस के, मैं सारे के सारे आक्रामक नहीं थे। अगर आक्रामक होते तो जो उदारवादी चरण था ना, उसका जो टारगेट था वो सक्सेसफुल होता। तो आप लिख सकते हैं ये जो कार्यक्रम थे आक्रामक नहीं थे। नंबर तीन लिखिए, यह केवल जो अब कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे, कांग्रेस के अधिवेशन केवल शहरों तक ही सीमित थे। आप लिखिए, जब तक इसी में कर्षक वर्ग नहीं जुड़ेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। कर्षक वर्ग, मजदूर वर्ग, ग्रामीण वर्ग ब्रिटिश समाजवाद को समझ नहीं सके। कारण क्या था, जो उदारवादी लोग थे ना, ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समझ नहीं सके। नंबर 4 पॉइंट लिखिए, कांग्रेसी ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समझ नहीं सके। समझे?
तो ये हमारा उदारवादी चरण था, ये हमारा समाप्त हुआ उदारवादी चरण। कल हम उग्रवादी चरण स्टार्ट करेंगे, लेकिन उग्रवादी चरण स्टार्ट करने से पहले आपको इसकी जो हमारी ये था उदारवादी चरण, इसकी कुछ सामाजिक संरचना बताएंगे। 2 से 4 मिनट का टॉपिक होगा आपका स्टार्टिंग में। कल आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा। नया टॉपिक कौन सा होगा? नया टॉपिक आपका होगा उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण 1905 के बाद का समय, उसके बाद। लेकिन हम आपको कुछ मेंस के क्वेश्चन देते हैं, आप उससे प्रैक्टिस कीजिएगा, व्हाट्सअप करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण, प्रथम चरण या ब्रैकेट में लिखिए उदारवादी चरण का मूल्यांकन कीजिए। पहला प्रश्न आज का, पीसीएस में से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण, ब्रैकेट में लिखिए उदारवादी चरण का मूल्यांकन कीजिए। दूसरा प्रश्न आज का दूसरा प्रश्न 150 शब्द में लिखना है, 150 शब्द, लगभग 1 पेज। दूसरा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इस तरह लिखिए। आप लिखिए भारतीय उदारवादी चरण के कुछ प्रमुख अधिवेशनों की चर्चा कीजिए, 150 शब्द जो आपको अच्छे लगते हैं, जितने भी अधिवेशन याद है आपको, है ना। तो लिखिए उदारवादी चरण के कुछ प्रमुख अधिवेशनों की चर्चा कीजिए। अधिवेशनों की चर्चाएं करो, 150 शब्द। समझे? आज के एपिसोड में इतना रखते हैं, कल मिलते हैं नए एपिसोड उग्रवादी चरण में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।